डिस्कस करेंगे कुछ 20 आज। तो आप फटाफट से पोल लेते जाइएगा और जवाब देते जाइएगा, ठीक है। तो दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि क्या नहीं होनी चाहिए, बस क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं। मतलब कई लोगों को मुश्किल लग सकता है बट इजी हैं, ठीक है। DEET+ भी PRT एग्जाम कब निकलेगा? देखो सच तो ये किसी को नहीं पता होता। कई लोग कयास लगा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक दिन में तो उसकी तैयारी हो नहीं सकती, क्योंकि मेरिट वगैरह हाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 66% लोग कह रहे हैं ए आंसर है। चलिए समझते हैं। मतलब कई लोग तो आंख बंद करके तुक्का लगा देते हैं कि आंसर ए है। पढ़ा दिया आपने ये क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो असर्शन यानी कि एक कथन दिया हुआ है और उसका दिया हुआ है एक रीजन। तो असर्शन यानी अभिकथन की बात करें तो ये कहा है रूमी कुड मेक 2 वर्ड अटरेंसेज एट 18 मंथ्स। यानी रूमी एक बच्ची है जो 1.5 साल की उम्र में, 18 महीने यानी 1.5 साल, है ना। तो 1.5 साल की उम्र में 2 वर्ड्स को जोड़ पाती है, 2 वर्ड्स अटर कर लेती है। 2 वर्ड अटरेंस उसकी है कि पानी दे दो, ये हो सकता है, या पानी दो हो सकता है ना, पानी दो हो सकता है। यानी क्योंकि ये 2 वर्ड स्टेज होती है। कौन सी? 1.5 से 2 वर्ष की जो अवस्था है आपकी, वो 2 वर्ड स्टेज है, ठीक है। 1 से 1 साल तक आपकी 1 वर्ड स्टेज रहती है, ठीक। इवन 18 से 24 महीने के बीच बच्चा 2 वर्ड जोड़ करके टेलीग्राफिक स्पीच एक नया सेंटेंस भी बना देगा कि पानी दो, ठीक। वाइल पूजा डिड सो एट 24 मंथ्स। लेकिन पूजा दूसरी बच्ची है जिसको 24 महीने लग गए ये बात करने में, ये काम करने में। 2 साल की उम्र, यानी एक बच्ची है रूमी जिसने 1.5 साल में 2 वर्ड को एक साथ बोलना शुरू कर दिया, 2 शब्दों का उच्चारण शुरू कर दिया रूमी ने 18 महीने यानी 1.5 साल में। वहीं पूजा दूसरी बच्ची है जिसने ये काम, यानी वो 2 वर्ड का अटरेंस, 2 वर्ड का उच्चारण कब कर पाई? 24 महीने में, यानी 6 महीने बाद पहले वाली बच्ची से। तो एक ने 1.5 साल में जो काम शुरू किया, दूसरे को 2 साल लगे उस चीज में, 2 साल की उम्र तक आते आते किया। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो रेट में तो अंतर होता है ना, ये हम समझते हैं, डेवलपमेंट के रेट में अंतर होता है। बल्कि अगर हम बात करें, ये 1.5 से 2 साल का ही तो टाइम है ना जहां पे वो जो 2 वर्ड अटरेंस है वो आ सकती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है ना, सब बच्चे बिल्कुल सेम टाइम पे थोड़े ना बोलेंगे, उस टाइम पीरियड में बोल सकते हैं। किसी में जल्दी, किसी में तेजी होगी, विकास की जो दर है उसमें। तो ये तो ठीक बात है ना। इसमें मतलब बात ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे कि नॉर्मल है, ये कह रहे हैं पूजा डिड सो एट 24 मंथ्स, सो पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिलेड। यानी पूजा का जो विकासात्मक रूप से वो निलंबित है या पीछे है, यानी पूजा का विकास ठीक नहीं हो रहा। यदि वो 1.5 साल की बजाय 2 साल में क्या कर पाती है? 2 वर्ड्स को बोल पाती है, मतलब डेवलपमेंटल डिले हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि 1.5 साल की बजाय पूजा 2 वर्ड बोल पा रही है 4 साल में जाकर के, तब तो हम कहते हैं ना डेवलपमेंट डिले हुआ है, लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले है, ठीक। तो थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है। तो ये तो फॉल्स हो गई बात, क्योंकि इन्होंने कुछ और ही कह दिया इसको, ठीक। फिर आता है रीजन। इसका क्या दिया है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट एज फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट गोल्स फॉर चिल्ड्रन। यानी विकासात्मक प्रतिमान, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं इनको, कि इस उम्र में बच्चा पानी पीना खुद से शुरू कर देगा, कपड़े पहनना खुद से शुरू कर देगा, ये काम खुद से शुरू कर देगा, खाना खाना खुद से शुरू कर देगा। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एज माँ बाप बोलते भी हैं कि भाई इतने बड़े हो गए, अब ये काम तो खुद कर लिया करो, अब अपना जो बैग है उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खुद लगा लिया करो, इस क्लास में आ गए हो। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो माइलस्टोन है, वो टास्क है जो उस एज में अचीव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्यूरेटली प्रिडिक्ट हो जाए, यानी बिल्कुल 100% कि इस दिन इस मिनट ऐसा कर पाएगा बच्चा। भाई प्रेडिक्शन कुछ हद तक हो सकती है, कंप्लीट या एक्यूरेट नहीं हो सकती, ठीक है। कोई ऐसा कोई यहाँ पे ज्योतिष विज्ञान नहीं चलता। तो ये भी गलत हो गई बात, दोनों ही गलत हैं। तो सही है जो कि सी ऑप्शन है। बहुत कम लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, 36% लोग, वो भी बाद में जाकर के पहुंचे हैं उस पे। ए सही है लेकिन आर गलत है। नहीं 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 नहीं, ये हिंदी की गड़बड़ है, इसका मतलब सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा। ए भी सही नहीं है और आर भी सही नहीं है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं, दोनों ही क्या है? गलत हैं। मतलब इस क्वेश्चन में सब लेट गए, आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिया, सरेंडर कर दिया। देखिए समझते हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक असर्शन है, उसका रीजन है दूसरा। असर्शन में कहा गया है कि एक बच्ची है रूमी जो 1.5 साल में 2 शब्द बोलने लगती है। वही पूजा दूसरी बच्ची है जो 2 साल में बोल पाती है 2 शब्द। इसका मतलब पूजा को डेवलपमेंटल डिले है, यानी पूजा विकास में पिछड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो ये बात यहीं गलत हो गई। इसका रीजन क्या दे दिया कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो 100% एक्यूरेटली एकदम प्रेडिक्ट कर देंगे किस उम्र में किस दिन क्या कर सकता है बच्चा। दोनों बातें गलत हो गई। तो डी इज दी राइट आंसर, कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं, चाहे वो अभिकथन हो चाहे वो उसका कारण हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये कहता है मिडिल चाइल्डहुड refers to the period from
मिडिल चाइल्डहुड यानी मध्य बाल्यावस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? तो 63% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, 6 to 11 ईयर्स। देखो ये मध्य चाइल्डहुड यानी जो मध्य बाल्यावस्था है, मिडिल चाइल्डहुड, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें क्या लगता है कई बार कि यार लेटर चाइल्डहुड भी यही एज है और मिडिल चाइल्डहुड भी यही एज है। ठीक है, जनरली हम पढ़ते हैं सिर्फ दो चाइल्डहुड, एक है अर्ली और दूसरा है लेटर, यानी पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व की उम्र होती है 2 से 6 और 6 से 12 होती है लेटर की अवस्था। अब इसके बीच में कहीं इन्होंने मिडिल चाइल्डहुड किसी एक राइटर ने पकड़ के ले आए। अब मिडिल चाइल्डहुड नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बट अगर पूछा जाए तो आपको या तो बीच की अवस्था पकड़नी है, और अगर लेटर का ऑप्शन ही नहीं है तो लेटर वाली को ही मिडिल चाइल्डहुड बना देना है, क्योंकि कोई खास अंतर नहीं होता। कई जगह पे आपको ये 8 से 11 मिल जाएगी, कई जगह पे आपको ये 6 से 11 में माननी पड़ेगी। तो जन्म से 5 वर्ष तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल तो आया ही नहीं। बर्थ टू 8 ईयर्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी को जोड़ करके तो हम मिडिल चाइल्डहुड नहीं कह सकते ना। फिर है 11 ईयर्स एंड अबव, तो भैया फिर तो टीन एज आ जाएगी। तो ऑप्शन ही एक बचा है सही, जो कि है 6 to 11 ईयर्स ऑफ एज। तो याद रखिएगा, आपको मिडिल चाइल्डहुड के क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना होगा। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Why we said development is predictable? कोई जीनियस है वो कह रहे हैं, जीनियस जी डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल है, संभावना है। मौसम विभाग भी ना संभावना जताता है कि कल बारिश होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं हो, या जितनी उन्होंने संभावना बताई हो उतनी ना हुई हो। तो एक्यूरेट कोई नहीं कर सकता कि 100% एक्यूरेसी होगी प्रेडिक्शन में। प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कैसा होगा, 100% उसी मिनट उसी क्षण होगा, वो गलत है। एक्यूरेटली, देखो दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है। समझ पा रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ 5-year-old चाइल्ड, एक 5 साल का बच्चा है या बच्ची है, क्या कर सकती है? इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक बात सूटेबल होगी इस 5 साल की बच्ची के लिए? हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स, यानी संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना करे कि भाई क्या संभावित कारण हो सकते हैं और उसका कॉज क्या हो सकता है, इसकी क्या करे वो हाइपोथेसिस लगाए। तो संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, तो ये 5 साल में नहीं होगा, ये तो 11 साल के बाद जाकर के कहीं बात बनेगी। डिजाइन 11 एंड अबव, ये 11 साल के बाद की बात है, परिकल्पना करना। डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट फिनोमिना, भैया साइंटिफिक थिंकिंग अभी नहीं आती, वो आएगी नेक्स्ट स्टेज में 11 साल के आसपास, 11 के बाद, 5 साल में नहीं आएगी साइंटिफिक थिंकिंग। फिर है डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अगेन चलो ये सिंबॉलिक तो मान लिया, सिंबॉलिक तो आ जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष में, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट तो 11 के बाद आएगी ना, तो ये तो सही नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया है ना। फिर डी ही ऑप्शन बचा है, तीनों तो गलत हो गए। तो डी ऑप्शन 64% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं कि इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो पहले इनिशिएट कर चुका है, अगर देखा जाए तो सेंसरी मोटर अवस्था में ही, लेकिन ये चलता रहता है आपका प्री ऑपरेशनल में भी। एंड एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक प्ले में क्या कर पाएगा? एंगेज कर पाएगा कि अच्छा ये आपके पास 2 पेन हैं, इनको ये मान लो, इसको ये मान लो, सिंबल्स के थ्रू सीखना। ठीक है, कि ए फॉर एप्पल अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एप्पल अगर सिर्फ ऐसे भी बना होगा तो सीख जाएगा, सिंबल्स के थ्रू सीखना। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के लिए ठीक होगा, क्योंकि सिंबॉलिक प्ले या सिंबॉलिक एज जो है वो आपकी प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष की है, उसी के बीच में ये बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आंसर कीजिएगा, पढ़ के पोल में आंसर कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई रेस में नहीं दौड़ रहे हैं आप। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। कौन? प्राथमिक यानी प्राइमरी, जहां प्राइमरी आ गया सिंपल फैमिली ढूंढ लो और आंसर आंख बंद करके फैमिली हो जाएगा। परिवार के साथ कुछ और है, अगर नेबरहुड है तो चलेगा, लेकिन स्कूल के साथ नेबरहुड है तो वो सेकेंडरी में जाएगा, फैमिली के साथ नेबरहुड है तो वो प्राइमरी में जाएगा, ये याद रखिएगा। 2 प्रकार का सोशलाइजेशन होता है, वैसे तो कई प्रकार हैं, बट मेजरली अगर हम बात करें प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक सामाजिकरण जो परिवार से होगा, क्योंकि परिवार क्या है? छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है सोसाइटी का, और जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, तौर तरीके हैं। सामाजिकरण मतलब जो समाज में चलता है, जो समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं, वो आप सबसे पहले कहां सीखते हैं? परिवार में सीखते हैं। तो इसलिए फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, और स्कूल जो है वो सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। ठीक है, ये कई बार पैसिव भी बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हम ये बेसिक बात तो याद रख सकते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात करें तो प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार
और सेकेंडरी की बात करें, इसमें कई बार कंफ्यूज करेगा आपको, इसमें कॉम्बिनेशन जब बनाएगा ना तब कंफ्यूजन होगी कि फैमिली एंड नेबरहुड लिखा होगा और स्कूल एंड नेबरहुड लिखा होगा। तो आपको याद रखना जहां भी फैमिली आ गई वो सेकेंडरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली 100% क्या है, प्राइमरी का ही हिस्सा है, प्राइमरी में ही आएगी, प्राथमिक वाहक है। और स्कूल क्या है, स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकेंडरी है, गौड़ वाहक है। ठीक है, तो ये गौड़ वाहक है तो ये कभी भी प्राइमरी में नहीं आ सकता। तो आपको ये याद रखना है कि जो प्राथमिक कारक है किसके, सामाजिकरण के, उसमें परिवार हमेशा शामिल होगा। और अगर हम बात करते हैं गौड़ कारक की, सेकेंडरी कारक की, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के, तो उसमें स्कूल जरूर शामिल होगा। ये दो बात याद रहेंगी तो आप कॉम्बिनेशन बना के, कॉमन सेंस लगा के सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, आंसर कीजिएगा पोल में। अगर हम बात करें इन पिजेशियन थियरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म्स एंड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, यानी नए अनुभव का बोध, जो भी उसने न्यू एक्सपीरियंस किया उसमें जो उसका स्कीमा है, स्कीमा मतलब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो आज का उसका ज्ञान है, जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है, जो भी उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, जितना वो आज जानता है वो सब को रूपांतरित, यानी उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसको संशोधन करना पड़ेगा, दैट मींस एकोमोडेशन करना पड़ेगा। सिंपल भाषा है पियाजे की, एकोमोडेशन यानी समायोजन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है मॉडिफाइज, जब भी मॉडिफिकेशन लिखा हो, जब भी मैनिपुलेशन लिखा हो, जब भी एडजस्टमेंट लिखा हो, समझ जाइए बात किसकी हो रही है, एकोमोडेशन की हो रही है, ना कि एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में वो नई चीज को ऐड करने की बात करता है। ठीक, कंजर्वेशन अलग कॉन्सेप्ट है, सेंट्रेशन अलग कॉन्सेप्ट है, तो समायोजन इज द राइट आंसर। ये दोनों किसके अंदर आते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों आते हैं अडेप्टेशन के अंदर, अनुकूलन के अंदर। ये अनुकूलन के सब टॉपिक्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अफसा एक बच्ची है, होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप, एक पोटैटो चिप जो है आलू की जो चिप्स होती हैं उसको उठाया उसने, एंड सेज बटरफ्लाई, और उस पोटैटो चिप को क्योंकि उसकी शेप ऐसी सी होती है कुछ, तो उसने कहा ये बटरफ्लाई है। किसने? अफसा, एक बच्ची है। अब जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इस तरह की जो सिंबॉलिक थॉट है, ये सिंबल बना लिया ना उसने, भाई मैं कहूं ये एरोप्लेन है तो मैंने इसको एरोप्लेन का सिंबल बना लिया, ठीक है। कोई बच्चा कहे ये माउस जो है ये फोन है तो उसने सिंबल बना लिया, तो सिंबॉलिक प्ले हो गया ये, कि हम डॉक्टर खेलते हैं, कई लोग मेक बिलीव प्ले बोलते हैं उसको। तो बेसिकली क्या है कि सिंबल बना लिया आपने किसी चीज को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अफसा होल्ड्स अ पोटैटो चिप, उसने एक पोटैटो चिप लिया हाथ में और कहा ये बटरफ्लाई है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो सिंबॉलिक थॉट है ये किस स्टेज की विशेषता है? तो हमें पता है सिंबॉलिक थॉट की स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष। आपने पेडागोजी एंड सीडीपी हमारे लिए आसान बना दिया, हम छात्रों के लिए। शोभित कुमार कह रहे हैं, थैंक यू शोभित। आप डेली आते हैं। मैम कमेंट्स नहीं देखती, तुम लोग इतने कमेंट्स करते हो, ये आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, है ना। ठीक है निधि, चलिए आ जाइए। अगर मैं देखती हूँ यार, ऐसे मत कहो, सारे नहीं देख पाती ऑफ कोर्स। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एज पर पियाजे। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखना है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संक्रियात्मक 11 और उसके बाद, ठीक है जी। सिंबॉलिक प्ले कहाँ आएगा? प्री ऑपरेशनल में। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अगर सिर्फ अकेली एक जगह पूछे तो सेंसरी मोटर, है ना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन पूछे तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूछे तो हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल में। ये बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेव वाइगोस्की कंसीडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है? आपकी समझ, आपका सोचना, आपका इमेजिन करना, आपका डिसीजन लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपकी मेमोरी, आपका परसेप्शन, जितनी भी चीजें दिमाग से संबंधित हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास के तहत आएंगी। तो वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की थियरी दी है, वो किन चीजों को इंपॉर्टेंट मानते हैं संज्ञानात्मक विकास में, बताइए, ठीक है। हाँ सही बात है अंकिता, आंसर दे दो अब, आ जाओ इधर। हमें पता है वाइगोस्की SCL BPL होता है ना, जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन, उस तरह से SCL आपको याद रखना है। बस जस्ट एक रिदम बनाने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट दे रही हूं ताकि याद हो जाए आसानी से। SCL बोले तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें जिन पे सबसे ज्यादा महत्व वाइगोस्की देते हैं, ठीक है। तो कल्चर,
यहां से आ गया, लैंग्वेज यहां से आ गई, सोसाइटी की बात है सच दिख नहीं रही, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमाज ये प्याजे कहते हैं, ये स्कीमा की बातें प्याजे कर रहे हैं, तो ये तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं होगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात बिहेवियरिस्टिक लोग कहेंगे, व्यवहारवादी, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, पैवलव हो, ये सब लोग, ठीक है, तो ये भी वाइगोस्की के अनुसार सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही हुआ, जो कि ए ऑप्शन है। 78% सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है, तो उत्तर हो गया सही। फर्स्ट थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट तो सही है बट थर्ड तो सही नहीं है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वाइगोस्की का क्वेश्चन। आपको वाइगोस्की के केस में 3 चीजें याद रखनी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी, इनकी थियरी का नाम भी क्या है, समाजशास्त्रीय नहीं है, ये आपके पेपर में ही आजकल गलत ट्रांसलेशन आ गया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब समाजशास्त्री कह रहे हैं, बताओ हद हो गई है। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। इस साल के सीटेट के पेपर में जितनी गलतियां हैं ना, मतलब ट्रांसलेशन में स्पेलिंग मिस्टेक, इतनी मुझे नहीं लगता आज तक सीटेट ने कभी की होंगी, है ना। पेपर आप उठा के देखें, आपको पता लगेगा। कॉन्ड्यूसिव को कंडक्टिव लिख दिया है, किसी चीज को ट्रांसलेट कुछ कर दिया है, हिंदी में कुछ दिया है, इंग्लिश में कुछ दिया है ना। कोई कह रहा है डाइट का प्रिपरेशन कराते हैं क्या आप, नाम है इनका तेरा आशिक, वाह क्या सोच समझ के नाम लिखते हो आप लोग। डाइट का प्रिपरेशन तो पता नहीं आप किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट तो होता नहीं है, उसके लिए तो मेरिट होती है। और अगर आप एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हाँ, आप कोई भी वीडियो चैनल पे उठाएंगे वो सब आपको डाइट के एग्जाम में हेल्प कर देंगी। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं नहीं कराती हूँ, बट जो चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर कोई भी वीडियो उठाएंगे तो वो पेपर में आपको फॉर श्योर हेल्प करेगी। मैराथन ही देख लीजिएगा और कुछ नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन, 81% लोग कह रहे हैं। लेव वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थियरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग। बिल्कुल, वाइगोस्की क्या है, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, इन तीनों का प्रयोग करके सिखाने की बात करते हैं, या इन तीनों में से कोई एक। तो सहकर्मी बातचीत या साथी समूह के बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें। बच्चे क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है, तो सोसाइटी और कल्चर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बच्चे इंटरेक्ट करके सीखते हैं, अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं अपने वातावरण के साथ, एक दूसरे के साथ जब वो इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या है, जो उनसे ज्यादा जानता होगा वो उनको मदद करेगा, वो उनको हिंट देगा, इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो बिल्कुल सही तरीका है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ड्रिल, रिकॉल, ये सब बिल्कुल भी काम के नहीं है एज पर वाइगोस्की, तो सी ऑप्शन ही सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, यानी एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक का क्या रोल होगा। डू नॉट हैव एनी रोल, यानी कोई भूमिका ही नहीं होती टीचर की। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बाल केंद्रित कक्ष का मतलब ये थोड़ी टीचर एब्सेंट होगा, वहां टीचर की जरूरत नहीं है, बट टीचर को फैसिलिटेट करना है, सुविधा दाता बनना है। टेक अ पैसिव रोल, ऐसा भी नहीं, टीचर भी एक्टिव होगा और बच्चा भी एक्टिव होगा चाइल्ड सेंटर्ड में, क्योंकि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग टीचर एक्टिव होगा, उसी के हिसाब से प्लानिंग होगी। क्रिएट अ कोलैबोरेटिव क्लासरूम ईथॉस टू प्रमोट लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, कोलैबोरेटिव मतलब जहां सब साथ में सीख रहे हो, सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करना, जहां पे टीचर और बच्चे मिलकर के कोलैबोरेट करके ग्रुप्स में सीख रहे हैं। डी ऑप्शन है हैव द रोल ऑफ अ डिक्टेटर। देखो, हिटलर नहीं बनना टीचर को, स्पेशली चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है बच्चा सेंटर में है, तो सी ऑप्शन, दोनों ही एक्टिव हैं, चाहे वो टीचर है चाहे वो बच्चा है। अब देखिएगा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द रीजनिंग दैट अंडरलाइंस द स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी आपको रीजनिंग को आइडेंटिफाई करना है किस लेवल पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी 5th लेवल पे, किसके 5th स्टेज और 3rd लेवल लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में क्या रीजनिंग होगी। इन 4 ऑप्शंस में से किस व्यक्ति का तर्क पढ़ के, किस ऑप्शन को पढ़ के आपको लग रहा है कि ये 5वें स्तर की तर्कणा है, 5वें स्तर का तर्क है लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की थ्योरी में, बताइए। पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, ये तो होता है गिव एंड टेक वाला, टिट फॉर टैट। ये टिट फॉर टैट आपकी 2nd स्टेज है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, देखिए फिर क्या है, ये क्या हो गया, टिट फॉर टैट, ये तो 2nd स्टेज हो जाएगी, तो 5th की तो बात ही नहीं है। रूल्स आर वाइटल फॉर एंश्योरिंग सोसाइटल ऑर्डर, यानी समाज में ऑर्डर बना रहे, रूल्स आर रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज बोलते हैं इसको, 4th स्टेज है ये भी 5th नहीं है, ठीक है। लॉज एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पसेस, यानी मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, यानी कानून और नियम जरूरी है समाज के लिए, बट क्या है, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि समाज भी तो समय के साथ चेंज हो रहा है, तो पुराने नियम हमेशा तो काम नहीं करेंगे, और अगर जरूरत हो तो समाज के लिए है, समाज की भलाई के लिए नियम बनाए गए हैं, तो उनको चेंज भी किया जाए जब जरूरत पड़े। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही कहता है 5th आपका स्टेज। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स, ये 6th स्टेज की बात हो गई, इसको एथिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, इंडिविजुअल्स हाई ऑन डैश इंटेलिजेंस कैन एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो हाई हैं किस पे, अमूर्त चिंतन में, यानी अमूर्त चिंतन में ज्यादा उनका दिमाग चलता है, एंड कैन मैनिपुलेट सिंबल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी सिंबल्स के साथ खेल सकते हैं और अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, यानी वो साइंटिफिक थिंकिंग रखते होंगे और वो सिंबल्स के साथ खेल सकते हैं, यानी उनमें लॉजिक होगा, है ना, क्या होगा, लॉजिक होगा। आज के लेवल पे मॉक टेस्ट हुआ है, अच्छा लगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करवाइए। हाँ शोभित, मैं आप सबको बताना भूल गई, एक मॉक टेस्ट अपलोड हो गया है, डेली का एक मॉक टेस्ट करियर ऐप पे अपलोड हो जाएगा, आप जाकर के वहां अटेम्प्ट करें, मेरी कोशिश रहेगी कि वो डेली मॉक टेस्ट आपको मिलता रहे वहां, ठीक है। आदित्य पढ़ लो, पढ़, कुछ नहीं रखा इन बातों में। देखो एक बार, अगर हम बात करें कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं और प्रतीकों का हेरफेर, देख रहे हो, ये पेपर की हिंदी है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, ये हमारे टाइपिस्ट की गड़बड़ नहीं है ट्रांसलेशन की, पेपर में ही आजकल ऐसे ट्रांसलेशन आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ के आप समझ पाए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज इनकी गलती के चक्कर में ट्रांसलेशन की आपका 1 नंबर चला जाएगा, या पता नहीं कितने, ठीक। तो ये क्रिएटिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन और सिंबॉलिक मैनिपुलेशन की बात हो रही है, स्पेशल भी नहीं है, ठीक है, नेचुरलिस्टिक हो नहीं सकता, सिंपल सिंपल ये लॉजिको मैथमेटिकल के साथ जा रहा है, क्योंकि जहां लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या होगा, लॉजिक में, गणित में, साइंस में, इन सब चीजों में अच्छा होगा व्यक्ति, क्योंकि अमूर्त चिंतन कर पाएगा। मैथ्स क्या है, अमूर्त सिंबल्स हैं, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखिएगा एक बार। Most classrooms in India are multilingual and this needs to be seen as, यानी भारतवर्ष में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, यानी एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे एक क्लासरूम में पाए जाते हैं इंडिया में। एक ही क्लास में एक बच्चा होगा जिसको बंगाली आती होगी या जिसके घर में बंगाली बोली जाती होगी, जिसकी मातृभाषा बंगाली होगी, दूसरा बच्चा होगा जिसकी हिंदी होगी, तीसरा बच्चा है जिसकी भोजपुरी होगी, चौथा बच्चा है जिसकी पंजाबी होगी, 5वां बच्चा है जिसकी हरियाणवी होगी, किसी और की कुछ और होगी, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे एक क्लास के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे बोला जाता है ना, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, मतलब बहुत तेजी से भाषा चेंज होती है डिस्टेंस के अनुसार। तो आर रिसोर्स, यानी इसको हम एक संसाधन के रूप में देखें, बिल्कुल सही बात है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, रात को सोते हुए भी इसका स्मरण करना है कि बहुभाषिता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म इज आर रिसोर्स, बहुभाषिता एक संसाधन है, हमारा बहुभाषी होना, हमारे यहाँ जो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, वो हमारे लिए टूल हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए हिंड्रेंस नहीं है ना। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ भाषा सीखेगा, कुछ नए टूल्स सीखेगा, है ना, तो लैंग्वेज क्या है, एक टूल है, तो इसको रिसोर्स की तरह मानना है, ये कोई ऑब्स्टेकल, बर्डन या प्रॉब्लम नहीं है, टीचर को इसको रिसोर्स की तरह लेकर के और बच्चों को सिखाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, A teacher always asks boys to do tasks such as moving the furniture and girls to keep the class tidy and decorated. This perception is not appropriate because this is an example of what? एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने के लिए, यानी फर्नीचर इधर से उधर रखना है क्लास में, अच्छा लड़कों तुम आओ, तुम रखना, ठीक है, चाहे वो टेबल ऐसी भी नहीं है कि वो दुनिया से अलग एक बाहुबली की आवश्यकता होगी उस टेबल या चेयर को उठाने के लिए, लड़कियां भी उठा सकती हैं कुछ हद तक, या कुछ जो हल्की वाली टेबल है अगर मान लीजिए, तो वो उनको काम दिया जा सकता है, मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ काम उनको भी इस तरह का दिया जा सकता है जिसमें कुछ भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फर्नीचर को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं शिक्षक, हमेशा कहते हैं कि लड़कों का काम है ये, और लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि तुम साफ सफाई रखो क्लास में ना, एकदम साफ सुथरा सजा के रखो। क्यों भाई, लड़कों के हाथ नहीं चलते ड्राइंग में, उनके भी चलते हैं, ठीक है, लड़कियों के भी हाथ चल सकते हैं टेबल उठाने में, घर में कुछ तो करती होंगी कि पापा की परी बन के रहेंगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे ये स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं टीचर, क्या कर रहे हैं, लिंग रूढ़िबद्धता को, जो चीज चली आ रही है समाज में उसी को बढ़ावा दिया है, और आपको क्या करना है, जेंडर न्यूट्रल बनना है या सेंसिटिव बनना है, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इक्वालिटी जैसा तो यहाँ कुछ है नहीं, स्टेबिलिटी और आइडेंटिटी का यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता, दोनों में से कोई बात हो नहीं रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के संदर्भ में यदि बात करें, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन, यानी कि जांचने के विषय में, यानी कि टेस्टिंग के विषय में। मॉक टेस्ट मिल जाएगा करियर विल ऐप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको,
वहां से जाके डाउनलोड कर लो पहले करियर लैब, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फिर वहां टीचिंग नहीं मॉक टेस्ट की कैटेगरी में जाओ, सबसे ऊपर टीचिंग वाला ही मॉक टेस्ट मिलेगा, तो वो आप वहां जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओपन फॉर ऑल है, सभी के लिए फ्री है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस, ए ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करने को बढ़ावा देगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यदि बात असेसमेंट यानी आकलन की कर रहे हैं कि जब आप बच्चे का आकलन करें तो उसमें ऐसी विशेषताएं बाहर आए निकल करके जिसमें विश्लेषण करना पड़े, जिसमें एनालिसिस की क्षमता बाहर है, जिसमें आलोचनात्मक चिंतन का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, वो चीजों को हर एक पर्सपेक्टिव से देख पाए, जस्ट मान ना ले, भ्रांतियों को ना मान ले। ठीक, बात तो अच्छी लग रही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखेंगे। रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रट्टे वाले नहीं चाहिए कि बस रिकॉल, बस याद किया वही बता दिया, याद किया वही बता दिया, रिकॉल करके। रिकॉल इज लाइक कि आपने किसी का नंबर याद किया और उसको रिकॉल करके बता दिया ये हुआ, ये नंबर है जी उनका, है ना। आपसे पूछा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, आपने कहा भारत की कैपिटल जो है वो दिल्ली है, ठीक है ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने ये कह दिया। ये क्या है, रिकॉल बेस्ड है, फैक्ट है। इसमें आपकी ना तो कोई एनालिसिस की पावर लगी, ना तो आपके दिमाग का कोई विस्तार हुआ, और ना ही आपको चारों दिशाओं में सोचने की जरूरत पड़ी। जब आप ये कहते हैं कि जो भारत में महिलाओं के काम करने की स्थिति है, क्या वो पहले से बेहतर हुई है, यदि हुई है तो क्यों हुई है, और कितनी बेहतर होनी चाहिए, इसमें कारक कौन से हैं, किन वजहों से ये होता है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तब आपका दिमाग फट जाएगा और आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी हर एक एस्पेक्ट से, उस प्रॉब्लम को देख करके तब सॉल्यूशन तक आप पहुंच पाएंगे। तो वो है असेसमेंट की पावर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपसे चाहती है कि आप अपने दिमाग की नसें थोड़ा सा खोल पाएं, है ना, जो खिड़कियां हैं वो द्वार खुल पाए दिमाग के, और आप एनालाइज कर पाएं, दो चीजों के बीच में अंतर कर पाएं, सही और गलत देख पाएं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समेटिव मेथड्स में सिर्फ जजमेंट काम का होता है कि इतने % नंबर आए हैं। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, बिल्कुल खराब बात कि सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना, जीवन के लिए सीखना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ टीचर शुड, यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, यानी कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते पूरी तरह से, नहीं तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, यानी फिर हम इंसान नहीं रहेंगे। मतलब किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, हम अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अपने परसेप्शन, अपनी मेमोरी, अपनी इंटेलिजेंस, बहुत सारे आधार पे, रंग, जाति, जेंडर, बहुत सारे आधार पे हम अलग रहते हैं। इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं कि सभी एक जैसे नहीं होते, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है ना। कोई नंबर लाने में अच्छा होगा, कोई क्रिएटिव होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो टीचर को मीनिंगफुली कैसे इसको केटर करना है। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, यानी टीचर को ये रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, यह स्वीकार करना आना चाहिए, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, कमी नहीं है। भिन्न होना, अलग होना, डिफरेंट होना, डेफिसिट होना नहीं है। डिमीन कर नहीं सकते हम उस चीज को, उसको कम नहीं कह सकते कि ये जो है ये बढ़िया है और तुम खराब हो क्योंकि तुम इससे अलग हो। तो अलग होने को हम डिमीन नहीं कर सकते, हम डेफिसिट नहीं कह सकते, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर दो लोग अलग हैं, किसी को मान लीजिए मेकअप में इंटरेस्ट है, दूसरा व्यक्ति या दूसरी लड़की है जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इसका इन दोनों का अलग होने से मतलब ये नहीं कि उसके जैसे बनना है किसी को भी। दैट मींस डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, यानी हमारे बीच अंतर का मतलब ये नहीं है कि हम में कमी है, एक दूसरा पहले से बेहतर है, पहला दूसरे से बेहतर है। ठीक है, तो ये हमें एज टीचर्स रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना और उनको कमी ना समझना, डेफिसिट ना समझना, ये सबसे बड़ी बेहतर तरीका होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ डील करने का। लेबल और सेग्रीगेट आप बच्चों को नहीं कर सकते, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। सेंड चिल्ड्रन विद फिजिकल एंड विजुअल डिसेबिलिटीज टू स्पेशल स्कूल, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या हुआ यदि आप कुछ बच्चों को अलग भेज देंगे। ठीक है, लाइक शेयर करते रहो खुशी खुशी। आज 5000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ के सीखने की। देखिए, डी ऑप्शन है प्रमोट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर इन दी क्लास टू एनकरेज कंपटीशन, यानी कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। यानी आप इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर का मतलब हो गया एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ सीख नहीं रहे हैं, सब अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई पॉइंट नहीं है इसका भी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेसिकली आपको ये नहीं सिखाना कि अलग होने का मतलब है आप अलग हैं तो सबसे अलग रहेंगे आप। भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करनी है, विभिन्नता में एकता की बात करनी है, जो हमारा कल्चर या हमारी संस्कृति, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। आगे बढ़ेंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सभी को एक साथ सिखा पाए आप। एक रेगुलर स्कूल में, एक सामान्य स्कूल में एक स्पेशल बच्चा भी बैठे और एक
नॉर्मल एवरेज बच्चा भी बैठे। यानी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई गिफ्टेड है, कोई डिसेबिलिटी है, हर तरह के बच्चे एक क्लास में बैठ पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। बच्चे को परिवर्तित नहीं करना सिस्टम के लिए, सिस्टम को चेंज करना है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बनाया गया है, ऐसा कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे मदर नेचर ने हमको इंक्लूड करके रखा है, जो हमारी प्रकृति है कि बारिश होगी तो सबके लिए होगी, धूप निकलेगी तो सबके लिए होगी, उसी तरह से एजुकेशन भी हम एक छत के नीचे सभी तरह के बच्चों को दे पाए। चाहे किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी का बहुत अच्छा दिमाग चलता है, किसी का स्लो दिमाग चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन फॉर ऑल, ये टैगलाइन आपको याद रखनी है। और ये इक्विटी बेस्ड होती है, यानी बच्चे की नीड के अनुसार आप अपने सिस्टम में चेंज करते हैं। समता बेस्ड होती है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। याद रखिएगा, इक्वालिटी हर जगह काम नहीं करेगी। अगर किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है तो आप उसको ये नहीं कहेंगे जो नॉर्मल बच्चा है उसके साथ दौड़ लगाओ, तो वो इक्विटी की जरूरत है वहां, इक्वालिटी की नहीं। कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी सीखने का अनुकूल माहौल बनाना। बेसिकली कंडक्टिव नहीं होगा, कॉन्ड्यूसिव होगा। इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है ये ना, कॉन्ड्यूसिव होगा ये टी हटा देना। कॉन्ड्यूसिव यानी उपयुक्त माहौल, अनुकूल माहौल, जहां सीखने को बढ़ावा मिल सके, है ना। एक क्लासरूम में जहां बाहर गाने बज रहे हैं, इधर से ढोल की आवाज आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, कोई भी गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, बोर्ड ठीक से नहीं है चलता, बच्चे यूनिफॉर्म भी नहीं पहन के आए ठीक से, ये क्या है, ये एकदम विपरीत माहौल है सीखने के। कॉन्ड्यूसिव मतलब अनुकूल, जहां साफ सुथरा कक्षा कक्ष हो, एक शांत माहौल में स्कूल हो, अच्छे से एक्टिविटी कराई जा रही हो, दैट मीन्स वो अनुकूल है, वो उपयुक्त माहौल है उस चीज को सीखने के लिए। हम कहते हैं ना भाई लाइब्रेरी क्यों जा रहे हो, घर में पढ़ लो। भाई लाइब्रेरी हो सकता है किसी के लिए वो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट है, वहां सिर्फ सब पढ़ने ही आ रहे हैं तो वो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट हो गया। ठीक, लेबल नहीं करना होता बच्चे को, ठप्पा नहीं लगाना होता, सेग्रीगेट नहीं करना होता, स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा नहीं देते, उनको चैलेंज करते हैं, है ना, उनको चैलेंज करते हैं। जो रूढ़िबद्धताएं, जो कमियां समाज में चली आ रही हैं, उनको बढ़ावा ना देकर के, उनको मजबूत ना करके, उनको चैलेंज करते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्ड्यूसिव यानी अनुकूल माहौल आप सीखने का बच्चे को देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये क्वेश्चन आपको हेल्प सभी जगह करेंगे, ऐसा नहीं है कि, बट इनका आना जरूरी है। मतलब ये इतने इस तरह के क्वेश्चन है कि ये भी अगर हमसे नहीं हो रहे तो फिर हमारे सीखने में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, और आपके लाइक करने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि 5184 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2800 लोगों ने लाइक किया है। मतलब क्या, ये क्वेश्चन हमारी इक्वल चलती है। और चलिए बताइए फटाफट से आंसर कीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। एनईपी 2020 कब होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक वीडियो तो बनी हुई है, बट आपके पेपर के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगी बिफोर एईएस और रीट, इन दोनों से पहले आ जाएगी वीडियो, डोंट वरी। ये बंदर अंकल कौन है, कौन बार बार बंदर को भेज रहा है? देखिए एक बार, स्टूडेंट्स हैविंग एडीएचडी, एडीएचडी क्या है? एक डिसऑर्डर है जिसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। ये एडीएचएडी लिख दिया इन्होंने, ये गड़बड़ है इनकी टाइपिंग में। तो एडीएचडी यानी अटेंशन में कमी, टिक के नहीं बैठ पाएंगे एक जगह पे। अटेंशन में डेफिसिट यानी एक जगह पे टिक के बैठने की क्षमता में डेफिसिट, हर 2 मिनट पे कुछ ना कुछ चाहिए, काम कर रहे हैं फोन चलाने का मन कर जाएगा 2 मिनट में, फिर कुछ और करने का मन कर जाएगा, मतलब टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं किसी चीज पे। ठीक, और डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ करते रहना, उछल कूद, एक जगह पे बैठ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब अटेंशन की कमी है, देर तक किसी चीज पे ध्यान ना लगा पाना। और दूसरा बेवजह एक्टिव रहना, बहुत जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहना, अपनी सीट पे उछलता रहेगा बच्चा, है ना, बार बार अटेंशन सीख करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे ध्यान जाए क्लास का उस पर। तो ये क्या है? एडीएचडी है, डिसऑर्डर है। कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चैलेंजेस दे फेस, कैसे इसका हम पता लगाएंगे कि एडीएचडी है किसी बच्चे को? कॉम्प्रिहेंडिंग द रिटन टेक्स्ट, मतलब क्या समस्या आएगी एडीएचडी वाले बच्चे को, कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने में नहीं, जरूरी नहीं है। कंटिन्यूइंग ऑन अ गिवन टास्क फॉर लॉन्ग, हाँ ये बात बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जिसकी अटेंशन में कमी है और हाइपर एक्टिव है तो वो एक काम पे टिक के नहीं बैठ पाएगा, वो एक काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखने में दिक्कत होगी। परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस यानी स्थितियों का अवबोधन और उनको समझने में दिक्कत, भाई ये परसेप्शन की दिक्कत नहीं है, अटेंशन की दिक्कत है और हाइपर एक्टिविटी की दिक्कत है। सफिशिएंट एनर्जी लेवल नहीं, इनमें एनर्जी लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं कई बार, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट 18th क्वेश्चन है आपका, अभी तो है और 2 क्वेश्चन इसके बाद। देखिएगा एक बार, 20 क्वेश्चंस करेंगे। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स, यानी आप चाहते हैं कि बच्चे को सक्सेसफुली इंक्लूड किया जाए, उसको भी समावेशित किया जाए जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है रीडिंग में। दैट सिंपल मतलब है इसका, दैट मीन्स डिसलेक्सिया है ना, रीडिंग में दिक्कत है बच्चे को, पढ़ने में समस्या है, तो ऐसे बच्चे को इंक्लूड करने का कौन सा तरीका बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा, बताइएगा एक बार। ए ऑप्शन है कंपलसरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी बहुभाषी विषयों की अनिवार्यता कर दीजिए, यानी कि
लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपके लिए कंपलसरी हो गए, मल्टीपल, एक नहीं एक से ज्यादा उनको कहो भाषाएं तुमको पढ़नी है, मतलब जिसको भाषा पढ़ने में दिक्कत है, जिसको भाषा में ही दिक्कत है, जिसको पढ़ने में ही दिक्कत है, उसको कहोगे लैंग्वेज ही लैंग्वेज सीखो, 5-6 लैंग्वेज सीख लो। तो ये तो उल्टी बात हो गई है ना, ये तो ऑपोजिट हो गया कि लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है बच्चे को और आप कह रहे हो लैंग्वेज ही पढ़ो तुम। तो सिर्फ भाई जिस चीज में दिक्कत आ रही है कुछ और पढ़ लेगा, या उसको दूसरे तरीके से पढ़ाओ, या तो यही 2 चीजें हो सकती हैं। उसको ऐसा थोड़ी ना है, उसको प्रताड़ित थोड़ी ना करना है, उसको हम कहेंगे कि उसको मतलब एक्सप्लॉइट थोड़ी ना करना है बच्चे को। जिस चीज में समस्या है कि अच्छा तुम्हें आंखों से कम दिखता है, एक काम करो आंखों का ही प्रयोग करो, तुम्हें हम बोलेंगे नहीं, तुम्हें सिर्फ दिखा करके ही पढ़ाएंगे। तो ये तो उल्टी बात हो गई है ना, ऑपोजिट हो गई, सेंसलेस बात हो गई। रीजनेबल एग्जेम्पशंस फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी भाषा विषयों से उचित छूट, यानी कि जो लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनको एक्सेप्शन मिलना चाहिए कि अच्छा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, एक काम करो ये प्रोजेक्ट बना लाओ, तुम सुना दो, चलो कोई बात नहीं लिख नहीं पा रहे हो तो, क्योंकि आपको पता है उस बच्चे को दिक्कत है उस एस्पेक्ट में, तो आप दूसरे तरीके ढूंढेंगे, है ना। मान लीजिए किसी को देखने में दिक्कत होती है तो आप उसके हियरिंग पे ध्यान देंगे या किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि आंखों से देखना शुरू करो, भाई दिक्कत है अगर कहां से शुरू करे, है ना, अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है वो ये चीज। तो रीजनेबल एग्जेम्पशंस फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, यानी भाषा विषयों में उचित छूट आप देंगे कि उसको ऑल्टरनेटिव वेज दिए जाएं कि तुम ये काम ऐसे कर लो, जरूरी नहीं है सब पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो ही या पढ़ के ही सुनाओ, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत एंग्जाइटी होगी, दिक्कत होगी डिस्लेक्सिक बच्चे को। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप बच्चे को दें। परमानेंट सेग्रीगेशन, अलग थलग आप बच्चे को नहीं कर सकते, लेबल करना, पनिश करना, बच्चे को सेग्रीगेट कर देना, ये सब खराब चीजें हैं, ये आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है एज अ टीचर। तो भाषा विषयों से उचित छूट, यानी आप एग्जाम्पशन दे सकते हैं उनको, कुछ और अल्टरनेटिव एक्टिविटी का मौका दे सकते हैं कि अगर उनको पढ़ने में दिक्कत होती है तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है बट आसान है, देखिएगा एक बार, पोल में आंसर कीजिएगा। एक तो मुझे लगता है मेरी स्पीड ना एकदम राजधानी से आगे निकल जाती है कई बार, उस चक्कर में एनर्जी आई लव यू हिमांशी दी, पेडागोजी का डर खत्म हो गया, बस यही चाहिए उमा, और क्या चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ऐसा हो, छोटा सा एक वन ऑफ द लक्ष्य वन ऑफ द लक्ष्यों। हाइपर थिंकिंग कैसे खत्म करें मैम फॉर लाइफ, लॉजिक लगाओ, है ना, मेडिटेशन करो, वही करो जो बेसिक्स हैं, बैक टू बेसिक्स, है ना, एक्सरसाइज करो, सही ढंग से सोचना शुरू करो, रिप्लेस करो थिंकिंग। अब ज्ञान बाद में देंगे, पहले आंसर कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी ऑप्शन नंबर डी की, जो कि 50% लोग कह रहे हैं, एक बार अगर हम बात करें 50% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, बी ऑप्शन 26% लोग कह रहे हैं, ए और सी 12% लोग कह रहे हैं, मतलब बी और डी में ज्यादा कंफ्यूजन है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां तो ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब है वो टेक्नोलॉजीज जो बच्चे को सीखने में मदद करें। वो हो सकती है कोई एक वीडियो हो सकता है, कोई एक मॉडल हो सकता है, अगर किसी को सुनाई देने में दिक्कत है तो उसके लिए कोई हियरिंग एड हो सकता है, मशीन हो सकती है कानों की, कोई ब्रेल लिपि हो सकती है, मतलब जो भी टूल्स बच्चे को हेल्प करे, असिस्ट करे, ठीक है। कैसे उनको एक्सेस किया जाए, इस बात हो रही है कि ऑप्टिमाइजिंग एक्सेस टू टूल्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज विल हेल्प इन इंक्लूजन ऑफ, किस तरह के बच्चों को इंक्लूड करने में जो टेक्नोलॉजी है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जहां पे हेल्प मिलती है जिन टेक्नोलॉजी से, किस तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जा सकेगा ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। हर तरह के बच्चे को, सिंपल है भाई। असिस्टिव का मतलब क्या है, जो भी हेल्प करे। अब ये भी असिस्टिव है एक तरह से कि भाई आपको जो है यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप पोल में आंसर कर रहे हैं, हेल्प कर रहा है पोल आपको सही आंसर तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सभी तरह के बच्चे को इंक्लूड करने में। वो बच्चे जिनको लॉस ऑफ विजन है, यानी देखने में दिक्कत है, दृष्टि बाधित है, उनको ब्रेल लिपि का असिस्टिव टूल दीजिए। फिर आता है स्टूडेंट्स विद एडीएचडी, तो एडीएचडी वाले बच्चों को छोटे छोटे टास्क डिवाइड करने का कुछ ऐसा मैकेनिज्म दे दीजिए, कोई ऐसी एक्टिविटी दे दीजिए। अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी का आपके पास असिस्टिव टूल है तो वो बच्चा भी इंक्लूड हो जाएगा। स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होगा, कई बार मस्तिष्क में दिक्कत होती है और पूरी जो अनुष्का शर्मा याद कर लीजिए जीरो मूवी की, वो एकदम व्हील चेयर पे रहती है। स्टीफन हॉकिंग को भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको और भी चीजें थी, है ना। तो उस केस में क्या होगा, इनकी ब्रेन की फंक्शनिंग और बॉडी की दोनों में दिक्कत आती है, तो इनको भी आप बहुत सारे टूल्स दे सकते हो कि जिसके माध्यम से ये सुन सकें, अपनी बात कह सकें, ठीक। स्टूडेंट्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी वो बच्चे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, यानी जो गिफ्टेड हैं। तो इंक्लूजन का मतलब तो यही है, हर तरह का बच्चा इंक्लूड हो जाए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे कोई परेशानी उसको हो, चाहे वो गिफ्टेड क्यों ना हो, है ना। गिफ्टेड मतलब जिसका आईक्यू है, जिसकी मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा है। 3 प्रकार के लोग गिफ्टेड में आते हैं, एक तो वो जिनका इंटेलेक्ट ज्यादा है, जिनका आईक्यू ज्यादा है, दूसरा वो जो क्रिएटिव होते हैं, तीसरा वो जो किसी विशेष क्षेत्र में टैलेंट रखते हैं, ठीक। तो चारों ही बातें सही हो गई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर या करेक्ट। आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा।
Which of the following is a correctly matched pair of appropriate accommodation strategy for inclusion of students with the specified disability? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? बेसिकली एक तरफ एक बात कही होगी, दूसरी तरफ पेयर दिया होगा, कौन सा सही करेक्टली मैच्ड पेयर है बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग? सिंपल बात यह है कि एक तरफ डिसेबिलिटी लिखी है, दूसरी तरफ उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, कौन सी बात सही है? तो गिफ्टेड गिव इजी एंड सिंप्लीफाइड कंटेंट, यानी प्रतिभाशाली बच्चा, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। भाई प्रतिभाशाली बच्चा है, दैट मींस उसका जो ब्रेन है, जो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो ज्यादा अच्छा हुआ है, वो बोर हो जाएगा अगर आसान काम दोगे उसको, तो चैलेंजिंग काम दो, है ना, क्योंकि वो जल्दी समझ लेता है, जल्दी सीख जाता है, तो खराब बात है। तो ऑटिज्म, ऑटिज्म में क्या होगा, बच्चा बार बार सेम एक्टिविटी रिपीट करेगा, सोशली ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, लैंग्वेज उसकी अफेक्ट होगी। कीप चेंजिंग द क्लासरूम अरेंजमेंट वेरी फ्रिक्वेंटली, देखो ये सबसे बड़ा घातक बात है ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए। मान लो एक तस्वीर इधर से उधर लग गई ना, तो भी उसको बेचैनी हो जाती है अगर सराउंडिंग में कुछ चेंज हो, तो ऐसे बच्चे की क्लासरूम आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है लिखने से। असाइनमेंट बेस्ड ऑन फाइन ड्राइंग्स, यानी कि अगर किसी को दिक्कत है लिखने में, डिस्ग्राफिया वाले बच्चे को नॉर्मल लिखने में दिक्कत होती है, उसकी राइटिंग आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इलेजिबल होती है, उसको आप कह रहे हैं तुम ना सुंदर ड्राइंग बनाओ, जो नॉर्मल वर्ड नहीं लिख पा रहा वो सुंदर ड्राइंग कहां से बनाएगा? तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई, कहां से करेक्टली मैच्ड है। स्पीच इंपेयरमेंट, यानी किसी को अगर भाषा से संबंधित कोई दिक्कत है, बोलने से संबंधित कोई दिक्कत है, तो शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड, यानी एक बच्चा है मान लीजिए जो स्टैटर करता है, बोलते हुए हकलाता है, टाइम लगेगा उसको, तो ऐसे बच्चे के साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप उसको मौका दें और एम्पल टाइम दें। मतलब उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो जितनी तेज मैं बोल रही हूँ उसी स्पीड से वो बोल जाएगा, वो थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा अपनी बात को, ठीक है। तो ये बात हुई स्पीच इंपेयरमेंट के केस में कि वाक हानि, यानी भाषा में किसी भी तरह की अगर हानि है, बोलने में किसी भी तरह की समस्या है, तो आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा एज अ टीचर, और प्रतिक्रिया देने के लिए, उसको अपना आंसर देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए एप्रोप्रिएट समय देना पड़ेगा। इतनी